So, reading passage 1, mobile phones and driving. So, mobile phones and driving. So, इसमें हम स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट जो 6 क्वेश्चंस हैं वो पैराग्राफ हैं, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हैं, हमें मैच करना है ये. और उसके साथ में जो क्वेश्चंस हैं 7 to 11 क्वेश्चंस हैं. मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट look at the following list of statements based on mobile phone and driving. Match the statements with the correct person or department. So हमें ये जो statements हैं 7 to 11 ये इनके साथ correct persons और departments के साथ match करना है. और next जो 12 से लेके 16 तक questions हैं वो है true false and not given. Okay, then we'll start with कि information क्या है. Mobile phones and driving. Though once perceived a luxury, cell phones have become a common possession over the last 10 years or so. हालांकि सेल फोन एक लग्जरी होती थी, लेकिन पिछले कुछ 10 सालों में ये एक कॉमन पोजेशन हो गया है. मीन्स सबके पास ये पोजेशन होता है, सबके पास ये है. ड्यू टू मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक डिमांड, सेल फोन्स हैव बीन मेड अफोर्डेबल टू मोस्ट. नवी टेक्नोलॉजी और पब्लिक डिमांड की वजह से ये सेल फोन बड़ी ही अफोर्डेबल हो गए हैं ज़्यादातर लोगों के लिए. However, one of the most controversial topic of today is whether or not we should be using our cell phones while driving. ठीक है. So सबसे controversial topic जो है, most controversial topic आज का, वो क्या है कि should we use cell phone while driving? It pose a danger to ourselves and other drivers. ये हमें और अदर ड्राइवर्स को ख़तरे में डालता है. और डज इट पोज ए डेंजर टू अवर सेल्फ एंड अदर ड्राइवर्स. क्वेश्चन पूछा गया है क्या ये हमें या ड्राइवर्स को डेंजर में डालता है. और डज इट मेक एनी डिफरेंस टू द लाइकलीहुड ऑफ एन एक्सीडेंट. और क्या ये कोई डिफरेंस डालता है कि इससे कोई एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं. सेल फोन अगर हम यूज़ करें उससे कोई एक्शन होगा कि नहीं, सॉरी एक्सीडेंट होगा कि नहीं. सो ए पैराग्राफ का तो हमें कोई आंसर नहीं देना है, लेकिन ये कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन भी नहीं आया है. सो ट्रू फॉल्स विल सी. हम सेकंड से स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज अबाउट सेल फोन्स के उनके क्या प्रॉब्लम्स अगर वो ड्राइविंग के टाइम पे यूज़ करते हैं. सेवरल कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हैव ऑलरेडी पोज्ड इन नेशनल लॉ विद हैवी इन्फ्रिंजमेंट्स. ठीक है. सो बहुत सारी कंट्रीज़ ने वर्ल्ड में हैव ऑलरेडी इम्पोज्ड ए नेशनल लॉ, एक नेशनल लॉ बना दिया है विद हैवी इन्फ्रिंजमेंट्स, जहाँ पे बहुत सारी हैवी मतलब काफ़ी हैवी इन्फ्रिंजमेंट्स मतलब पेनल्टीज लगती हैं अगर कोई लॉ को तोड़ता है तो. Most recently, the UK, Australia and Finland have joined the ranks of countries opposing this very hazardous act. Hazardous means dangerous, risky. So, recently UK, Australia और Finland ने इसे join किया है इस act के against. With Ireland imposing the harshest penalty on the continent. A third offence can mean 3 months imprisonment. So आयरलैंड है ऐसा कि उसकी हार्शेस्ट पेनल्टी है ऑन द कंटिनेंट. कंटिनेंट मीन्स आयरलैंड का जो पूरा एरिया है, उसके कंटिनेंट में जो रीजन्स आते हैं उसमें हार्शेस्ट पनिशमेंट ये देता है. आयरलैंड बेसिकली यूरोप में आता है. अ थर्ड ऑफेंस कैन मीन 3 months इम्प्रिजनमेंट. और तीसरी बार अगर कोई गलती करे, लॉ को तोड़े, तो जेल होगी. ऑल्सो इन यूरोप द नीदरलैंड is fining offender 2,000 euros and 2 weeks in jail. So नीदरलैंड जो है 2,000 euros और 2 weeks की जेल देता है. बेसिकली ये पूरा कंसेप्ट है कि कैसे मतलब जो कंट्रीज़ हैं डिफरेंट बहुत सारी कंट्रीज, सारी नहीं, सेवरल कंट्रीज, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो दुनिया की, वो अगर ड्राइविंग के टाइम कोई करता है फ़ोन को यूज़ तो उसके खिलाफ क्या क्या वो एक्शंस ले रही हैं. सो हमारे पास लिस्ट ऑफ हेडिंग में से है इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन इन हैज़र्ड्स. अगर कोई रिस्क होता है तो मोबाइल फ़ोन का मतलब कोई दुर्घटना होती है तो मोबाइल फ़ोन का कितना इम्पैक्ट है. टेक्सटिंग स्टैटिस्टिक्स, इंटरनेशनल रिएक्शंस, फर्दर रिसर्च रिक्वायर्ड, एविडेंस, ये तो नहीं है फर्दर रिक्वायर्ड, एविडेंस फ्रॉम अराउंड द ग्लोब, ये भी कोई एविडेंस तो यहाँ पे नहीं मिला है. चेंजेस ऑफ इन्फोर्समेंट, चैलेंजेस ऑफ इन्फोर्समेंट, नो ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन पेनल्टीज,
ग्लोबल एग्रीमेंट हम इसे नहीं बोल सकते क्योंकि ये सेवरल कंट्रीज़ हैं, पूरा सारी के सारी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये सिर्फ स्पेसिफिक यूरोप और कुछ कंट्रीज़ के बारे में बताया गया है। कॉन्ट्राडिक्टरी डाटा, कॉन्ट्राडिक्टरी डाटा है, डाटा मतलब होता है ऑपोजिट डाटा, मतलब एक जगह पे कुछ बोल रहे हैं दूसरी जगह पे उसके ऑपोजिट बात कर रहे हैं। रिस्क ऑफ टॉकिंग टू पैसेंजर्स, बैलेंसिंग द रिस्क। सो इन बेसिक्स में से हम अगर चेक करना हो इंटरनेशनल रिएक्शन, सो दैट मीन्स थर्ड आंसर को टिक कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो ओवरऑल कंट्रीज़ ने क्या रिएक्शन किया है किसी अगर इस लॉ पे क्या रिएक्शन किया है, किसी ने कुछ पेनल्टीज़ लगाई, किसी ने कुछ पेनल्टीज़ लगाई, इसलिए हमें ये आंसर हम टिक कर रहे हैं इंटरनेशनल रिएक्शंस। This dangerous distraction contributes largely to motor vehicle accidents, and the statistics are increasing daily as we continue to take our eyes off the road to call or even more dangerously text. तो ये जो बेसिकली कंट्रीब्यूशन है, ये डेंजरस डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन क्यों? जब हम कभी भी मोबाइल को यूज़ करते हैं तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो खासकर अगर मोटर व्हीकल चलाएं तो इससे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, और खासकर जब हम टेक्स्ट करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है और पूरा डिस्ट्रैक्ट होते हैं हम। Research by Road Safety Group suggests speaking on a phone while driving increases your chances of an accident. अगर हम रिसर्च ने बताया कि हम अगर ड्राइविंग करते समय बोलते हैं तो हमारा जो चांसेस ऑफ एक्सीडेंट है वो इंक्रीज हो जाते हैं। इंक्रीजिंग टू 9 times more likely when texting. तो अगर हम टेक्स्ट करते हैं तो 9 गुना ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, चांसेस एक्सीडेंट होने के। टाइम एंड अगेन इन स्टडी आफ्टर स्टडी, टाइम एंड अगेन इन स्टडी आफ्टर स्टडी मतलब बार बार जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं यहाँ पे, टाइम एंड अगेन स्टडी आफ्टर स्टडी, रेप्लिकेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब ये हर जगह अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ये है, बार बार ये स्टडी आई है कि ये इंसिडेंट्स बार बार हो रहे हैं। द यूज़ ऑफ सेल फोन बाय द ड्राइवर्स हैव बीन प्रूवन, ये सेल फोन ड्राइवर्स यूज़ करते हैं बियॉन्ड एनी सेंस ऑफ रीजनेबल डाउट, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, टू ड्रामेटिकली इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोटर व्हीकल क्रैश, तो जिससे ये ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाता है कि मोटर व्हीकल क्रैश होगा ही। ये थोड़ा टफ हो सकता है बिकॉज इसमें काफ़ी सारा डाटा दिया हुआ है। सो अगर हम चेक करें इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल फोन्स ऑन हैजर्ड्स, ठीक है, टेक्सटिंग स्टैटिस्टिक्स, ये तो हो गया। फर्दर रिसर्च इन्वॉल्व एविडेंस फ्रॉम अराउंड द ग्लोब, चैलेंजेस ऑफ एनफोर्समेंट, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, हाँ पेनल्टीज नहीं है। सो यहाँ पे 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो टेक्सटिंग स्टैटिस्टिक्स, बट ये पूरा जो सेक्शन है ये टेक्स्ट के ऊपर कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, बेसिकली वी कैन से एविडेंस फ्रॉम अराउंड द ग्लोब। सो 5th आंसर हो सकता है हमारा। 5th आंसर क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली जो डाटा है ये हमें पूरी दुनिया से इकट्ठा मिला है। सो ये चीज़ बार बार सब जगह पे रेप्लिकेट हुई है कि यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे इतना एक्सीडेंट्स हुए, इतना एक्सीडेंट्स हुए, इसलिए हम ये इसको टिक कर रहे हैं। ओके, सो इन न्यूजीलैंड ए प्रपोजल मेड बाय ए प्रीवियस लेबर लेड गवर्नमेंट सजेस्ट ए, यहाँ पे ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो नहीं आया था। न्यूजीलैंड a proposal made by a previous labor-led government suggests a $50 fine and 27 demerit points for any person using a cell phone. So न्यूजीलैंड एक पर्टिकुलर प्रपोज किया, लेबर लेड गवर्नमेंट, बेसिकली एक न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने एक प्रपोज किया कि वो $50 फाइन करेंगे और 27 डीमेरिट पॉइंट्स जो ऐड करेंगे अगर कोई पर्सन सेल फोन यूज़ करता है ड्राइविंग के टाइम। और मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट इज स्टिल प्रिपेयरिंग, सो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट है वो अभी भी प्रिपेयर कर रही है रिपोर्ट बेस्ड ऑन पब्लिक कंसल्टेशन। सो पब्लिक की कंसल्टेशन के बेस पे वो एक रिपोर्ट तैयार कर रही है। ऑल्दो दिस इज़ ओनली ए पेंडिंग आइडिया, तो ये भी आइडिया इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, मतलब अभी चल रहा है इसकी डिस्कशन। द गवर्नमेंट नोज दिस विल बी डिफिकल्ट इन्फ्रिंजमेंट टू पुलिस, बट इस start needs to be made and people need to understand the consequences of what potentially could happen. लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा पुलिस को ये जो पूरा एक्ट है इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन ये ज़रूरी है स्टार्ट करना क्योंकि लोगों को इसके कॉन्सिक्वेंसेस जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। पोटेंशियल कुड व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ व्हाट पोटेंशियली कुड हैपन, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इट इज़ अ कॉमन मिसकंसेप्शन दैट हैंड फ्री किट्स आर सेफ टू यूज़, ये
मिसकंसेप्शन है, ये झूठ है कि जो ब्लूटूथ से लोग कई बार हैंड फ्री से बात करते हैं, बट रिसर्च कंडक्टेड बाय वाइको यूनिवर्सिटी हैव प्रूवन दैट देयर कैन बी इक्वली एज डेंजरस एज हैंड हेल्ड फोन्स। ये उतने ही डेंजरस हो सकते हैं, जो हम फ़ोन हाथ पकड़ के फ़ोन पे बात करते हैं तो ये उतने ही डेंजरस हो सकते हैं। सो इसका भी अगर हमें आंसर देना हो, क्योंकि ऑलमोस्ट हमें ये मिडल में मिला था, इसका आंसर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो दिस आइडिया इज ओनली प्रिटेंडिंग एट द गवर्नमेंट नोज दैट दिस विल बी अ डिफिकल्ट इन्फ्रिंजमेंट टू पुलिस टू बट ए स्टार्ट नीड्स टू बी मेड एंड पीपल। हाँ, ये बहुत मुश्किल होगा इम्प्लीमेंट करना, लेकिन लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है, सो ये स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो इसका अगर हमें आंसर देना हो, texting study, further research required, evidence of global challenges of enforcement, global, so we can say sixth answer can be your answer, challenges of enforcement, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलें आएंगी इनको इन्फोर्स करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि पुलिस को काफ़ी मुश्किल आएगी, बट ये एक्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बताना लोगों को बहुत ज़रूरी है कि इसके साथ क्या दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे बात हुई थी। Ministry of Transport is still preparing a report based on public consultation. Is currently putting together feedback from the general public. Yes. Okay, propose specific penalties for mobile phone use. No. Statistics proven the higher likelihood of an accident. No. Believes any use of phone while driving has potential risks. Speaking on phone is overrated risk. So Ministry of report है जो basically सेवंथ का आंसर आ जाएगा ए। सो इज करंटली पुटिंग टुगेदर फीडबैक फ्रॉम द जनरल पब्लिक। सो वो कंसल्ट कर रही हैं पब्लिक से। सो रिपोर्ट बेस्ड ऑन पब्लिक कंसल्टेशन। सो एक तरह वो रिपोर्ट बना रही है पब्लिक से कि क्या करें इसका। सो वाइको यूनिवर्सिटी, दिस इज वाइकोटो यूनिवर्सिटी हैज़ प्रूवन दैट these can be equally as dangerous as handheld phones. Speaking on phone is an overrated risk. Believes that use of phone while driving is potential risk. Statistics proven the higher likelihood of an accident. Propose specific penalties for mobile phone use while driving. स्पेसिफिक पेनल्टीज तो इन्होंने नहीं बनाई, इन्होंने सिर्फ ये बताया कि अगर हम फ़ोन को यूज़ करते हैं, चाहे वो हेडफोन से हो, मतलब डायरेक्ट हैंड फ्री हो, चाहे वो मोबाइल से हाथ से वो यूज़ करके फ़ोन कर रहे हो, दोनों ही डेंजरस है। स्पीकिंग ऑन फोन इज एन ओवररेटेड। नो। बिलीव्स द यूज़ ऑफ फोन वाइल ड्राइविंग हैज़ पोटेंशियल रिस्क। स्टैटिस्टिक्स प्रूव दैट हायर लाइकलीहुड ऑफ एन एक्सीडेंट। सो पेनल्टीज की बात तो नहीं की इन्होंने, हायर लाइकलीहुड ऑफ एन एक्सीडेंट। ओके, बिलीव्स एनी यूज़ ऑफ फोन्स वाइल ड्राइविंग हैज़ पोटेंशियल रिस्क। Believes any use of phone while driving has potential risk. Statistically proven. ये हम क्यों बोल सकते हैं believes any use of a phone? क्योंकि उन्होंने बोला है डजेंट मैटर वो फ्री हैंड हो चाहे वो मतलब सीधी बात करें, किसी भी तरह का जो यूज़ है फ़ोन का ड्राइविंग वो रिस्क है। सो वी कैन से ये सी आंसर आ जाएगा। रोड सेफ्टी ग्रुप है या नहीं, न्यूजीलैंड की बात है। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट मेड ए प्रीवियस लेबर लेड गवर्नमेंट, सो प्रपोज्ड मेड बाय लेबर गवर्नमेंट सजेस्ट NA फाइन एंड NA डिमेरिट पॉइंट्स फॉर एनी पर्सन। ओके, पेनल्टी स्पीक ऑन द फोन इज ओवररेटेड। बिलीव स्टैटिस्टिकली प्रूवन द हायर लाइकलीहुड। ओके, प्रपोज स्पेसिफिक पेनल्टी, ये स्पेसिफिक पेनल्टीज ये न्यूजीलैंड ने किया था एक्चुअली, ये इसलिए आंसर क्या होगा ई। तो ये 3 तो हो गए। सो वी आर लेफ्ट विद एक तो अमेरिकन रेडियो होस्ट, ये तो अभी तक नहीं आया। रोड सेफ्टी ग्रुप भी अभी तक नहीं आया। विल सी। डी का आंसर हमने टिक कर दिया था। यस, नेक्स्ट विल सी ई। सो इसमें हमें न्यूजीलैंड का पता लग गया था, न्यूजीलैंड ने पेनल्टीज लगाई थी, फाइन वगैरह लगाए थे, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने रिपोर्ट बेस्ड ऑन पब्लिक कंसल्टेशन, और Waka University has proven that there can be equally as dangerous as handheld phones. These can be. So these can be what?
free kits, hands free kits can be equally dangerous as handheld phones. मतलब doesn't matter आप phone पे बात कर रहे हो तो accident होगा ही होगा. Next, on the one hand, using a cell phone while driving has become an integral part of our lives and is going to be hard habit to kick, but it has been proven that our reaction time is never fast enough when confronting with a road hazard. But if you are having a conversation at the same time, it will slow your reaction time by even more. ठीक है. सो बोल रहे हैं कि ये सेल फोन पे बात करना वाइल ड्राइविंग ये एक आम बात हो गई, इंटीग्रल पार्ट हो गया हमारी लाइफ का. ये काफ़ी मुश्किल होगा इस हैबिट को छोड़ना, किक ऑफ करना, बट ये प्रूफ हो चुका है दैट रिएक्शन टाइम इज़ नेवर फास्ट इनफ व्हेन कन्फ्रंटिंग विद ए रोड हैज़ार्ड. तो अगर कोई रिस्क होता है, रोड रिस्क हमारे सामने आता है, तो हमें ये रिएक्शन टाइम फास्ट नहीं होगा. अगर आप किसी से बात भी कर रहे हैं एट द सेम टाइम, इट विल स्लो योर रिएक्शन टाइम बाय इवन मोर. तो आपका रिएक्शन टाइम कम हो जाएगा. रिएक्शन टाइम मतलब एक क्विकली आप संभाल नहीं पाएंगे. बट इफ़ यू आर ऑन ए फोन यू कैन ऐड अनदर most people find it 2.5 seconds to react in a dangerous situation, but if you are on a phone you can add 2 seconds onto that. Okay, your attention is divided apart from your concentration or your conversation, the other on driving. ठीक है. So basically generally 2 या 2.5 सेकेंड लगते हैं आपको क्विकली रिएक्शन देने में. अगर आपके सामने कोई डेंजरस चीज़ आ जाए, तो कोई एक्सीडेंट हो तो होने के चांसेस हो. लेकिन अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो 2 सेकेंड्स एक्स्ट्रा लगते हैं, तो फिर 4.5 सेकेंड्स लगेंगे. द डिमांड ऑफ डाई कन्वर्सेशन एंड द रोड्स आर कंपेलिंग, देयरफॉर मेकिंग इट ए कॉग्निटिव डिस्ट्रैक्शन एज वेल एज फिजिकल एज यू आर रिमूविंग वन हैंड फ्रॉम द स्टीयरिंग व्हील टू होल्ड द फोन. ठीक है. सो कन्वर्सेशन ज़्यादा मतलब ज़रूरी होती जा रही हैं, और सो रोड्स और बेहतर हैं. सो ये ईज़िली डिस्ट्रैक्ट कर देता है. क्लियर डिस्ट्रैक्शन है ये. मेक इट कॉग्निटिव डिस्ट्रैक्शन एज वेल एज फिजिकल एज यू आर रिमूविंग वन हैंड फ्रॉम द स्टीयरिंग व्हील टू होल्ड द फोन. सो जैसे ही आप एक फ़ोन अपना हाथ उठाते हैं स्टीयरिंग से फ़ोन को पकड़ने के लिए. ऑन द अदर हैंड, एन अमेरिकन रेडियो होस्ट सजेस्ट दैट banning cell phones while driving was taking it a step further, too far. If you ban cell phones, what's next? No billboards, coffee drinks, or CD players. The host agreed that texting while driving was dangerous, but phoning was not. Okay. तो ये एक अमेरिकन होस्ट है, ये बेसिकली इस चीज़ को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है. मतलब ये बोल रहा है कि आप फ़ोन को तो बैन कर दोगे, लेकिन बाकी फिर किस चीज़ को बैन करोगे? बिलबोर्ड जैसे बाहर बोर्ड्स लगे होते हैं उसको बैन करोगे, कॉफ़ी ड्रिंक्स को बैन करोगे जो कई बार पीते हैं, CD प्लेयर्स डिस्ट्रैक्ट करती हैं वो करोगे. तो ही सेड ओके, टेक्सटिंग बहुत ज़्यादा गलत है, लेकिन अगर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो वो इतना डेंजरस नहीं है. सो अगर हमें ई का आंसर देना हो, इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल फोन हैज़र्ड, इंटरनेशनल फर्दर रिसर्च रिक्वायर्ड, नो ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन पेनल्टीज, नो कॉन्ट्राडिक्टरी डाटा, बैलेंसिंग द रिस्क ऑफ टॉकिंग टू पैसेंजर्स. और यहाँ पे अमेरिकन होस्ट की बात हुई थी, अमेरिकन होस्ट, रेडियो होस्ट. Believes any use of phone while driving is okay. Statistic proven the higher likelihood of accident speaks on the phone is an overrated risk. Okay, so basically American host ने ये कहा था कि अगर हम फ़ोन पे बात करते हैं तो ये एक overrated risk है. इतना बड़ा कोई ये रिस्क नहीं है जितना बड़ा ये बताया जा रहा है, क्योंकि बाकी भी चीज़ें हम करते हैं, जैसे कॉफ़ी लेते हैं, कई बार ड्राइव करते हैं, CD प्लेयर यूज़ करते हैं, जो बिलबोर्ड्स है बाहर उसको देखते हैं, तब भी ये भी डेंजरस है. So answer is for 11 American D. So इस पूरे सेक्शन में ये हमें पूरा सारा पोर्शन बताया गया है कि कैसे अगर हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो कैसी मुश्किलें आ सकती हैं. सो दैट्स वाई वी कैन से इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन इन हैज़र्ड्स. सो फॉर ई आंसर विल बी 1.
Paragraph F. Many people agreed with him in saying that texting was a definite hazard as the act of looking down would lead to your eyes off the road. However, doesn't holding a conversation while driving seems just as distracting as eating food or reaching for a CD. ठीक है, सो ये कुछ लोग हैं, ये बेसिकली इसी चीज़ पे उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ, कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है. सो टेक्सटिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीचे देखना पड़ेगा तो वो काफ़ी मुश्किल होती है, लेकिन फ़ोन पे बात करना इतना गलत नहीं है क्योंकि हम सीडीज़ को जब रीच करते हैं या फिर हम फूड खाते हैं तो वो भी तो प्रॉब्लम है. एक्सीडेंट्स वर हैपनिंग डिकेड्स बिफोर द सेल फोन वॉज इंट्रोड्यूस, सो शुड वी बी टेकिंग दिस मैटर सो सीरियसली. तो एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं और पहले भी होते थे जब फ़ोन्स नहीं थे, तो क्या ये इतना सीरियस है? सो दैट मीन्स हमें इससे ये पता लगता है टेक्सटिंग स्टैटिस्टिक्स फर्दर नो रिसर्च ग्लोबल नो कॉन्ट्राडिक्टरी डाटा बैलेंस रिस्किंग ऑफ टॉकिंग टू पैसेंजर्स नो बैलेंसिंग द रिस्क्स. ठीक है, सो हम वी कैन से 10th इज योर आंसर बिकॉज इसमें ये बताया गया कि वो भी चीज़ें हैं जैसे उससे भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है. Obviously opinions will differ on this matter and it will always remain a debatable issue. ठीक है, तो different opinions रहेंगे, debatable issue है. A long list of countries seems to be following the trend and imposing a law against cell phones on the road, but there is still an even longer list yet to follow. बहुत सारी कंट्रीज इसको फॉलो कर चुकी हैं, लेकिन बहुत सारी अभी चीज़ें हैं जो फॉलो करनी है. Lack of data relieves uncertain results, but it seems research is ongoing and survey or tests are being carried out on a regular basis to reach some kind of conclusion. So अभी भी और सर्वे चाहिए, रिसर्च चाहिए. So G यहाँ था, further research required. So this is an answer is G. So that is 4th. तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है. हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ था स्टैटिस्टिकल, यहाँ पे रह गया रोड सेफ्टी ग्रुप. So there was some road safety group. I think I missed. Research by the road safety group. So this is a section, research by the road safety group. Suggests speaking on phone while driving increases your chances of an accident. Speaking on a phone is, statistically proven that higher likelihood of dying. So यही बचता है. So we can say road safety. The answer is B. Increase in 9 times more likely. Okay, we have statistically proven that ये 9 times ज़्यादा chances हैं accident के. So that's why ये answer हो जाता है हमारा. True and false. We'll see true and false. Okay. The law in Ireland regarding mobile phone use while driving is a world's most serious. So ये वर्ल्ड का सबसे सीरियस लॉ है. ये तो हमें नॉट गिवन है क्योंकि हमें ये तो पता है. यहाँ पे हम NG नहीं लिखेंगे, नॉट गिवन पूरा लिखेंगे. बिकॉज हमें ये कंफर्म है कि वो यूरोप का सबसे डेंजरस लॉ था अपने कंटिनेंट का, पर वर्ल्ड का था कि नहीं, मे बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. अकॉर्डिंग टू द रिसर्च कंडक्टेड बाय रोड सेफ्टी ग्रुप, स्पीकिंग ऑन फोन मेक्स एन एक्सीडेंट 9 times मोर लाइकली. Speaking on phone while driving increases your chances of an accident, increase to 9 times more likely when texting. Okay, so this is 9 times ज़्यादा एक्सीडेंट अब होते हैं जब टेक्स्ट करते हैं. सो इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, फॉल्स. रिएक्शन टाइम in an emergency are double if the driver is using a mobile. I think this one is true क्योंकि यहाँ पे reaction time in an emergency are doubled if the driver. Let's see. It was here.
Most people find it 2.5 seconds to react to dangerous situation, but if you are on a phone you can add another 2 seconds on to that. ओके, सो एग्जैक्टली डबल तो नहीं होगा, क्योंकि अगर हमें बता गया है डबल तो डबल होना चाहिए, लेकिन ये डबल नहीं हो रहा, सो इसलिए विल से फॉल्स। डबल क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज 2.5 सेकेंड्स रिएक्शन में लगते हैं, लेकिन फ़ोन पे अगर हम बात करें तो वो डबल हो जाती है वैल्यू, सॉरी नॉट डबल नहीं, 2 सेकेंड्स और हो जाती है, 2.5 सेकेंड्स पूरी डबल नहीं होती, सो एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है ये। ईटिंग वाइल ड्राइविंग इज स्टैटिस्टिकली एज डेंजरस एज यूजिंग ए मोबाइल। ईटिंग जो है स्टैटिस्टिकली उतना ही डेंजरस है जितना मोबाइल फ़ोन यूज़ करना। सो ये भी हमें आंसर कहीं पे गिवन नहीं है, सो इसलिए हम आंसर टिक करेंगे नॉट गिवन। मोर सर्च इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए क्लियर कंक्लूजन, सो ज़्यादा सर्च चाहिए हमें क्लियर कंक्लूजन के लिए। ये ट्रू है, बिकॉज हमने ये लास्ट में पढ़ा था कि ये हमें ज़्यादा सर्च चाहिए पूरे आंसर्स के लिए। सो दिस इज़ योर आंसर्स, दीज आर योर आंसर्स 3, 5, 6, 1, 10th and 4, A, E, B, C, D. Not given, false, false, not given, true. So next we'll start with passage number 2. So passage 2, Eiffel Tower. High above the city of Paris, the Eiffel Tower looks over the thousands of tourists that visit her each day. One of the greatest sights in Paris, the Eiffel Tower was erected in 1889 for the Great Paris Exposition. सो इस समय आईफल टावर को इरेक्टेड मतलब स्टार्ट किया गया था, मतलब खड़ा किया गया था। सो आईफल टावर हमें पता है कि ये पेरिस का बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, इट्स वेरी फेमस, बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं, उनको देखते हैं ईच डे। अलेक्जेंडर गुस्ताव आईफिल, who also designed the Statue of Liberty, put his design forward amongst 700 other designs, and Eiffel's design was chosen collectively without any further thought. Okay, so basically ये अलेक्जेंडर गुस्ताव आईफिल हैं, इन्होंने 700 और भी लोग थे उनके साथ अपना जो डिज़ाइन दिया था, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी इन्होंने ही बनाया है, तो इन्होंने उनके साथ ही अपना डिज़ाइन फॉरवर्ड किया। तो आईफिल का जो डिज़ाइन था सब ने मिल के वो सिलेक्ट कर लिया कलेक्टिवली। द डिसीजन वॉज मेड टू बिल्ड दिस रेडिकल क्रिएशन एंड 2 years later it was completed. तो डिसीजन बनाया, 2 साल में कंप्लीट हो गया। द आईफिल हैड ओरिजिनली डिसाइडेड टू बिल्ड द टावर इन बार्सिलोना फॉर द यूनिवर्सिटी exposition of 1888, but organizers and planners in Barcelona thought it was a bizarre and expensive construction which did not fit into the design of the city. So सबसे पहले तो ये बार्सिलोना में डिसाइड किया गया था वहाँ पे बनेगा, लेकिन वो उन्होंने बोला ये अजीब है और एक्सपेंसिव कंस्ट्रक्शन है, तो ये हमारी सिटी में के डिज़ाइन में फिट नहीं होता, तो मे बी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। आईफल टावर वॉज फर्स्ट बिल्ट इन बार्सिलोना, द ओनली डिज़ाइन कंसिडर्ड selected by one man, built in time for an exposition. Eiffel Tower was erected in India for the Great Paris Exposition. So basically इसका जो आंसर है that is D. In Paris, some people पेरिस में आफ्टर द डिज़ाइन एंड बिल्ड ऑफ आईफल टावर वॉज कन्फर्म्ड फॉर पेरिस, तो उसके बाद बार्सिलोना में ये नहीं हुआ, तो ये पेरिस में हुआ। ए पिटीशन वॉज साइंड बाय ओवर 300 नेम्स टू फाइल अगेंस्ट द बिल्ड ऑफ द प्रोजेक्ट। पिटीशन होता है बेसिकली वो उन्होंने केस कर दिया इसके अगेंस्ट कि यहाँ पे बिल्ड नहीं होना चाहिए प्रोजेक्ट। दीज नेम्स इंक्लूडेड पेरिस आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स एंड फेमस सिटीजन्स ऑफ पेरिस। आईफल वॉज हेविली castigated for the design and was accused of designing something for its appearance and artistic appeal with no regards of engineering opponents to the building. Okay, engineering. So basically ये बोल रहे थे कि ये जो आईफल टावर है सिर्फ शो के लिए है, ये एक डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से
या इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है, आर्टिस्टिक है, सो ये मे बी ख़राब हो सकता है, गिर सकता है. अपोनेंट्स ऑफ द बिल्डिंग क्लेम दैट द डिज़ाइन डिड नॉट हैव सफिशिएंट स्टेबिलिटी टू विथस्टैंड द हाई विंड्स इन हाई विंड्स इट्स हाइट वुड बी एक्सपोज्ड टू. सो बेसिकली जो उसकी हाइट होगी उस वहाँ पे बहुत सारी उसको विंड का सामना करना पड़ेगा, एक्सपोज मतलब उसका सामना करना पड़ेगा, तो वो नहीं कर पाएगा, वो टूट जाएगा, गिर जाएगा. बट आईफल एंड his team of ex-bridge builders understood the importance of wind force and shape of the tower was largely decided by mathematical calculation involving the resistance. ठीक है, तो लेकिन जो उसकी टीम थी जिन्होंने वो बिल्ड करना था वो उसके एक्चुअली बारे में जानते थे, समझते थे कि हवा की क्या इंपॉर्टेंस है, तो उन्होंने उसके हिसाब से पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के बाद ही उसको बिल्ड किया. सो इन पेरिस सम पीपल आर्ग्यूड दैट इट वाज टू एक्सपेंसिव. नहीं एक्सपेंसिव वो बार्सिलोना में बोल रहे थे, रोट लेटर अगेंस्ट द प्रोजेक्ट. लेटर नहीं था, जो पिटीशन फाइल की थी जो कि कोर्ट में होती है. रोट thought it would not last in the environment, believe there was not enough room for the design. So basically जो आंसर होगा वो थर्ड होगा. थर्ड क्यों? क्योंकि वो बोल रहे थे कि ये हवा में सही तरह ये फिट नहीं बैठ पाएगा, टूट सकता है. सो दैट्स वाई सम पीपल वर सेइंग इन पेरिस कि ये सही नहीं है. सो इट वाज समवेयर हियर. नेक्स्ट है the Eiffel Tower is n meter long, has a sovereign shop on the third floor, has 2 restaurants, is it oldest monument in Europe? Let's see. French painters, sculptors and writers did not see the beauty in the tower and referred to it as useless and monstrous. बहुत सारे फ्रेंच पेंटर्स और स्कल्पटर्स और राइटर्स ने बोला कि ये बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, ये बहुत भयानक है और यूजलेस है, कोई फ़ायदा नहीं है. हाउएवर द आईफल टावर वाज एडमायर्ड बाय मैनी नोटेबल पीपल. लेकिन बहुत सारे बड़े लोगों ने, मतलब नोटेबल जो रिस्पेक्टेबल लोग हैं, उन्होंने इसको बहुत एडमायर किया. रोसियो वॉज पर्टिकुलरली इम्प्रेस्ड. एक पर्सन है पर्टिकुलर, ये इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ. एंड कंस्ट्रक्शन बिगिन इन 1888 एंड वॉज सून कम्प्लीटेड बाय द एंड ऑफ 1889. कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई, 2 साल में खत्म हो गई. इन 1999 इट वाज ऑलमोस्ट डिमोलिश्ड बिकॉज ऑफ द एक्सपायरेशन ऑफ 20 ईयर्स लीज. तो ठीक है, तो ये डिमोलिश कर दिया गया था क्योंकि इस करना था ऑलमोस्ट, मतलब 20 साल में इसकी जो लीज थी खत्म हो गई, तो ऑलमोस्ट ये बंद हो जाता. बट वॉज सेव्ड ड्यू टू इट्स एंटीनाज यूज्ड फॉर टेलीग्राफ एट द टाइम. क्योंकि उसके एंटीनाज टेलीग्राफ के लिए यूज़ किए जाते थे, तो ये इसको सेव कर लिया. विथ सच ए डिफिकल्ट बिगिनिंग टू द टावर, it is now internationally recognized with it and is a symbol of Paris, completely accepted and valued by its French citizens. ठीक है, अभी ये एक बड़ा सिंबल है और सभी लोग इसको फ्रेंच के जो सभी लोग हैं इसको मानते हैं. ठीक है. It took 300 workers, 15,000 pieces of iron to complete this massive landmark. तो इतना कुछ लगा इसे कंप्लीट करने के लिए. विच नाउ स्टैंड्स एट 320 मीटर टॉल, जो 320 मीटर टॉल है. तो फर्स्ट तो आंसर गलत हो गया है. विथ 3 डिफरेंट लेवल्स, द थर्ड एंड द हाईएस्ट लेवल ऑफर्स पैरानोमिक व्यू ऑफ द सिटी ऑफ पेरिस. ठीक है, तो ये पूरा पैरानोमिक होता है, पूरा सर्कल में पूरा राउंड व्यू, ओवरऑल पूरा व्यू शो करता है पेरिस का. एंड सिट्स 270 मीटर अबव द ग्राउंड, तो वो 270 मीटर्स ग्राउंड के ऊपर है. ठीक है, लेकिन लेंथ नहीं है, टावर की लेंथ नहीं है, ये वो जो थर्ड लेवल है उसकी ये लेंथ है. टुडे ऑल 3 लेवल्स ऑफ द आईफल टावर आर ऑब्जर्वेटरी प्लेटफॉर्म्स. ठीक है, ये तीनों लेवल्स ऑब्जर्वेटरी प्लेटफॉर्म्स हैं, लोग यहाँ पे जाके लोग देख सकते हैं. द फर्स्ट लेवल ऑफर्स ए सोवरियन कियोस्क, गैलरी एंड ए रेस्टोरेंट. पहले लेवल पे ये तीनों चीज़ें हैं. द सेकेंड लेवल ऑफर्स टेलीस्कोप, शॉप एंड अनदर रेस्टोरेंट. यहाँ पे टेलीस्कोप है, शॉप्स हैं, एक और रेस्टोरेंट भी है. तो ये हैज़ 2 रेस्टोरेंट्स. ठीक है, आईफल टावर हैज़ 2 रेस्टोरेंट्स. ठीक है. ए वैक्स रिप्रोडक्शन ऑफ गुस्तेव आईफल, उसके जिन्होंने गुस्तेव आईफल जिन्होंने ये डिज़ाइन बनाया था उनका है, वैक्स स्ट्रक्चर है. एंड ऑल्सो ओरिजिनल ऑफिस रिस्टोरेशन. ऑल्दो स्टेयर्स आर स्टिल अवेलेबल, लिफ्ट्स कॉमनली आर टेक पैसेंजर्स टू ऑल 3 ऑफ दिस लेवल्स. लिफ्ट स्टेयर्स हैं लेकिन लिफ्ट से ही लोग जाते हैं ऊपर नीचे.
तो इसका आंसर तो हो जाएगा हैज़ 2 रेस्टोरेंट्स, डेफिनेटली ये सही है, पर वाले दोनों सही। ओके, नो मोर देन 2 वर्ड्स, ठीक है, इसमें हम 2 वर्ड्स से ज़्यादा फिल नहीं कर सकते। डिस्पाइट सम ऑपोजिशन कंस्ट्रक्शन ऑफ द टावर वॉज कंक्लूडेड बाय, ओके, सो completed by the end of 1989। सो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, लेकिन फिर भी इसको 1889 में इसको कंप्लीट कर दिया गया था। इट वॉज ऑलमोस्ट डिमेंटल्ड इन द अर्ली, तो 1909 में हमें पता ही है कि इसको डिमोलिश करना था, क्योंकि उसके पास 20 साल की लीज ख़त्म हो गई थी। As it dash has expired, so answer is lease, लीज एक्सपायर हो गई थी, बट वॉज केप्ट बिकॉज ऑफ एन डैश यूज फॉर टेलीग्राफ ट्रांसफर्स, ठीक है, लेकिन इसे रखा गया था क्योंकि इसके एंटीनाज यूज होते थे, वॉज बिकॉज ऑफ एन एंटीना। ओके, एंटीना, सो दिस इज एंटीनास। ओके, दिस इज कंप्लीट। 3, 4, 5, 6, so we are left with these questions. Which famous person championed the construction of Eiffel Tower? So कौन सा फेमस पर्सन था? I think this is the one जिसका नाम क्या था? ROUSSEAU, ROUSSEAU। On what floor of the tower can gift be bought? गिफ्ट कौन से फ्लोर पे खरीदे जा सकते थे? सोवर्जियंस यहाँ पे थे और गैलरी थी वहाँ पे। यस, सोवरीन क्या होता है? जैसे लेट्स सपोज आप ताजमहल जाएं तो ताजमहल के बाहर बहुत सारे लोग हैं जो ताजमहल के छोटे से मोमेंटम या सोवरीन बेचते हैं, सो आप छोटा सा ताजमहल वो खरीद सकते हैं, जो कि एक रेप्लिका होता है पूरे ताजमहल का। इसी तरह बेसिकली ये आईफल टावर का जो सोवरीन है वो यहाँ पे मिलेगा फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट लेवल पे। सो इसलिए ऑन व्हाट फ्लोर, सो विल सी फर्स्ट। ओके, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ असेसिंग द थर्ड फ्लोर? थर्ड फ्लोर को असेस करने के लिए सबसे कॉमन वे क्या है? लिफ्ट, बिकॉज सबसे ज़्यादा स्टेयर्स भी अवेलेबल हैं, बट जनरली लोग लिफ्ट ज़्यादा यूज़ करते थे। लिफ्ट्स कॉमनली टेक पैसेंजर्स टू, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम व्हाट रिक्वायर्स द टावर टू बी पेंटेड सो ऑफन? द टावर इज पेंटेड, ओके। व्हाट वाज टॉलर देन एफिल टावर? व्हाट आर द illuminations, when are the illuminations switched on? ठीक है, ये नेक्स्ट हमें मिलेगा। On the dear day of, you can see as far as 67 kilometers across Paris। So एक अच्छे दिन में आप बहुत दूर तक देख सकते हैं, 67 किलोमीटर तक देख सकते हैं पेरिस में। मोर देन that many people have visited the tower since its completion in 1889, making it one of the most visited monuments in Europe। तो इतने लोग वहाँ पे जाके विजिट कर चुके हैं, तो सबसे ज़्यादा देखने वाला मॉन्यूमेंट है वो। Every 7 years the Eiffel Tower is repainted with 50 to 60 tons of paint to protect its framework from rust। Protect from which requires the protection from what? Protection from rust। So answer is rust, RUST। So rust means जंगाल से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो पेंट करते हैं उसको। So that is done where it was from rust, okay। Protect the framework from rust so that the Eiffel Tower appears the same color at each level when viewing it from the ground up। The tower is painted in 3 डिफरेंट शेड्स। सो जो पेंट किया जाता है वो इसलिए ताकि वो दिखे, सेम कलर का दिखे एट ईच लेवल, तीनों लेवल पे सेम कलर का दिखे जब उसको लोग देखें ग्राउंड से। द टावर इज पेंटेड
The tower is painted in 3 different shades of the same color. The bottom painted with the darkest brown and the lightest at the top of the tower. ठीक है, वो 3 शेड्स, सेम पेंट के 3 शेड्स लगाते हैं, थोड़ा डार्क फिर उससे लाइट फिर उससे लाइट. एट द टाइम ऑफ इट्स कंप्लीशन द आईफल टावर वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्ट्रक्चर अंटिल न्यूयॉर्क Chrysler building was completed in 1930. Okay, so that was what was taller than Eiffel Tower in 1930. 1930 में कौन टॉलर था? क्रिस्टन बिल्डिंग CHYSLER न्यूयॉर्क हम नहीं लिखेंगे क्योंकि फिर 4 वर्ड्स हो जाएंगे. नो मोर देन 3 वर्ड्स और ए नंबर. द टावर इज पेंटेड यूजिंग 3 शेड्स ऑफ ब्राउन सो इट अपेयर्स व्हाट. उसको 3 शेड्स ऑफ ब्राउन से करते थे ताकि वो कैसा दिखे, क्या सेम कलर दिखे. इट्स अपेयर्स द सेम कलर, सो विल राइट द सेम कलर. Okay, next, when are the luminaries switched on? Okay, today more than 500 people operate the day-to-day running of the Eiffel Tower. So 500 लोग हैं, 500 people operate the day-to-day running of the Eiffel Tower. Each and every day of Eiffel Tower, 335 spotlights and 20,000 bulbs create a glistering effect at the night. ओके, रात को वो 335 स्पॉटलाइट्स और 40,000 बल्ब उसके वो चमका देते हैं पूरा आईफल टावर को ऑफ द पेरिस. एंड ए साइट नॉट टू बी मिस्ड बाय एनीवन. तो ये सबको देखनी चाहिए. द टावर लाइट्स अप एवरी इवनिंग फ्रॉम द सनसेट टू लैम्प कपल्ड. सो ठीक है, ओके. सो वो स्विच ऑन कब होती हैं? सनसेट को, सनसेट टू लैम्प. सो सनसेट में ये स्विच ऑन होती हैं. सो आंसर इज ऑन सनसेट. Okay, so next, so almost हमारा complete हो चुका है because we are done with 29 questions. So 17th का आंसर है D, 18th का आंसर है C, 19th का आंसर है C. Then the answers are 1989 lease antennas, और because N लिखा है तो हम antennas नहीं लिखेंगे, antenna, N means one. Then Rossio, first lift rust, the same color, Chrysler building and sunset. So these are the answers. Okay, so next we'll start with the next topic, next reading. So now we have completed 2 readings. Now the third reading is reading passage 3. So it is hazard management. In many industries or manufacturing workplace, managing hazards is essential for a successful health and safety system. So बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में और मैन्युफैक्चरिंग वर्क प्लेसेस में मैनेज करना रिस्क हो, डेंजरस चीज़ों को, इज़ एसेंशियल फॉर ए सक्सेसफुल हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम. अच्छी हेल्थ और सेफ्टी सिस्टम के लिए बड़ा ज़रूरी है. हज़ार्ड्स हो सकता है कोई भी डेंजरस या कोई भी रिस्की कोई ऐसी चीज़ इवेंट जिससे कोई दुर्घटना हो सके. हज़ार्ड मैनेजमेंट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस दैट गोज थ्रू द 5 डिफरेंट स्टेजेस. ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, 5 स्टेजेस से गुजरता है. with each step becoming a stage or tire hazard on tire hazard management plan. ठीक है, each step becomes a stage on tire hazard management plans. ठीक है, सो ये बेसिकली एक प्लान है जिसके बेस पे ये स्टेप्स लेते हैं. The 5 stages of the management hazards are put together as what? No more than 3 words from the passage of these. Okay. 5 stages of management hazard are put together as what? So we'll say hazard management plan. So answer is so I'll suggest आप ये सारे जो वर्ड्स हैं ये कैपिटल में लिखें.
Okay, damaged machinery and discarded resources are two examples of hazards to what? The first step is to identify potential hazards. ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है? रिस्क ढूंढो. Remembering that hazards are classed as anything that could potentially cause harm not only to people but also to the organization. ठीक है, तो ये याद रखना है. रिमेंबर दैट हैजार्ड्स आर क्लास्ड एज एनीथिंग. हैजार्ड कुछ भी हो सकता है दैट कुड पोटेंशियली कॉज हार्म, जो कि नुकसान पहुंचाए ना कि सिर्फ लोगों को बट ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशन को. टू इलिस्ट्रेट एग्जाम्पल के तौर पे एन इंडिविजुअल एक्सीडेंट कैन कॉज एन इंजरी टू एम्प्लॉय. अगर किसी एन इंडस्ट्री एक्सीडेंट अगर होता है तो उसे एम्प्लॉय की इंजरी हो सकती है, बट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन लॉस्ट प्रोडक्शन, ब्रोकन मशीनरी एंड वेस्टेड रिसोर्सेज फॉर द कंपनी. ठीक है, बट इससे अगर इंजरी होती है तो एम्प्लॉय का तो नुकसान होता ही है, बट इससे प्रोडक्शन रुकती है का नुकसान होता है, मशीनरी ख़राब होती है और रिसोर्सेज भी वेस्ट होते हैं ऑफ कंपनी के. सो डैमेज मशीनरी एंड डिस्कार्ड रिसोर्सेज आर टू एग्जाम्पल्स. सो ये दोनों दो एग्जाम्पल्स हैं ऑफ हैजार्ड्स टू व्हाट. ये किसके लिए दो एग्जाम्पल्स हैं? कंपनी के लिए. सो विल से फॉर द कंपनी. No more than 2 words. Complete the summary. So हमें ये blanks complete करनी है. 2 से words ज़्यादा use नहीं कर सकते. The first step is to identify potential hazard. Okay, this is done. ठीक है, तो ये इंसान को भी हो सकती है, कंपनी को भी हो सकती है. इन मैनी केसेस लोकल एंड नेशनल गवर्नमेंट लेजिस्लेशन हैज स्ट्रिक्ट रेगुलेशन कंसर्निंग हैजार्ड्स आइडेंटिफिकेशन. बहुत सारी कंट्रीज़ ने हैजार्ड्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत सारे स्ट्रिक्ट लॉज बनाए हैं कि फाइंड आउट करो कि कैसे ये दुर्घटना हो सकती है. And in many industries, especially those perceived to be dangerous, several penalties can be incurred by company overlooking such hazard identification. Overlooking होता है नज़रअंदाज करना. तो बहुत सारी और गवर्नमेंट बहुत सारी पेनल्टीज़ भी लगाती हैं जो बहुत सारी कंपनीज इसको ओवरलुक करती हैं, नज़रअंदाज कर देती हैं ये हैजार्ड्स की आइडेंटिफिकेशन को. मतलब उसको आइडेंटिफाई करना कि यहाँ पे रिस्क है, यहाँ पे रिस्क है, यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो सकता है यहाँ. सो उसको नज़रअंदाज नहीं करना, नहीं तो पेनल्टी होगी. हैविंग आइडेंटिफाइड द पोटेंशियल रिस्क, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू असेस द हैजार्ड. ठीक है, जब उसको पता लग गया कि यहाँ पे रिस्क हो सकता है तो उसके बाद क्या है कि उसको आइडेंटिफाई करो कि कितना नुकसान हो सकता है. असेस करो. एनालाइजेशन, दैट इज द असेस मीनिंग. दैट इज टू कंसिडर टू व्हाट एक्सटेंट दे आर सिग्निफिकेंट. मतलब कितना इंपॉर्टेंट हो, मतलब कितना ये बड़े लेवल पे हो सकता है. मैथमेटिकली कैलकुलेट रिस्क असेसमेंट डैश स्टेट नीड टू बी कैलकुलेट. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. टू अ डिग्री दिस इज सब्जेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. एक्चुअली ये एक सब्जेक्टिव एस्पेक्ट है रिस्क मैनेजमेंट का. सब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? जिसमें हर पर्सन का अपना ओपिनियन हो. ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जहाँ पे जो अलग अलग लोगों का ओपिनियन हो उसको ख़त्म करके एक कॉमन बेस बनाया हो. सब्जेक्टिव है तो हर किसी का अपना ओपिनियन होगा. As what may be seen by one person to be a significant issue can be seen by another to be an एक्सेप्टेबल फीचर ऑफ ए वर्क प्लेस. तो किसी के लिए वो बहुत बड़ा इशू हो सकता है लेकिन किसी के लिए वो एक्सेप्टेबल है. टू अलाउ फॉर ए डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन दिस स्टेज हैजर्ड्स आर रेटेड यूजिंग रिस्क असेसमेंट टेबल. ठीक है, यूनिफॉर्मिटी मतलब एक चीज़ इसमें बनाने के लिए इसको एक ना यूनिफॉर्मिटी के लिए, डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी के लिए इसको रेट किया जाता है. किसके बेस पे? रिस्क असेसमेंट टेबल्स के बेस पे. टू मैथमेटिकली कैलकुलेट रिस्क असेसमेंट. ओके, ठीक है. सो रिस्क असेसमेंट के बेस पे इसको यूनिफॉर्म कर दिया गया है क्योंकि कोई ये जो असेस करना है हैजार्ड ये सब्जेक्टिव मैटर है. कोई किसी के लिए ज़्यादा हो सकता है, किसी के लिए कम. दीज टेबल्स वर्क बाय असेसिंग ए पॉइंट वैल्यू ऑफ 3 एरियाज. ओके, सो ये 3 एरियाज के बेस पे असेस किया जाता है, 3 एरियाज के पॉइंट्स पे. to mathematically calculate risk assessment, dash stages needed to be calculated. So 3 stages needed to be calculated. So 3 stages को कैलकुलेट करना होता है, 3 एरियाज में कैलकुलेट करना. द फर्स्ट इज द एक्सपोजर स्कोर. द एक्सपोजर स्कोर कंसिडर द अमाउंट ऑफ टाइम एम्प्लॉय स्पेंड वर्किंग नियर द हैजार्ड. तो एक्सपोजर क्या होता है? किसी को फेस करना. ठीक है, सो या सामना करना. सो विच
सो फर्स्ट क्या है, एक्सपोजर स्कोर विच असेस हाउ ऑफन पीपल आर एक्सपोज टू द हैजार्ड। तो ये असेस करता है कि कितनी बार लोग रिस्क के पास जाते हैं। द फर्स्ट हैजार्ड, if this is a continuous risk which employees face all the time, the score will be high. If the exposure is very rare, the point given will be substantially lower. अगर लोग बहुत ज़्यादा उसको फेस करते हैं, बहुत ज़्यादा उसके पास जाते हैं, तो वो रिस्क हाई होगा, नहीं तो कम होगा अगर कम जाते हैं तो। The score is then multiplied by the likelihood of this hazards causing an injury. तो फिर जो स्कोर आता है, मे बी जो भी पॉइंट्स बनते हैं 10, 20, 40, 50, उसको फिर मल्टीप्लाई किया जाता है लाइक्लीहुड ऑफ द हैजार्ड कॉजिंग एन इंजरी। लाइक्लीहुड होता है कि मतलब कितना चांस है कि उसका ये होगा ही, मतलब ये कोई रिस्क होगा ही या कोई इंजरी होगी ही, उससे मल्टीप्लाई करके फिर कुछ निकाला जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। रेंजिंग फ्रॉम डेफिनाइट इट हैपन्स ऑल द टाइम डाउन टू अनलाइकली इट हैजंट हैपन येट। तो फिर ये डिपेंड करता है कि वो होगा ही रिस्क या अभी तक कभी हुआ ही नहीं है। द डैश देन मेजर द पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट रेंजिंग फ्रॉम नॉट लाइकली टू डैश। यहां तो आएगा डेफिनाइट, नॉट लाइकली मतलब नहीं होगा, टू definite, where was it, ranging from definite to unlikely. Unlikely means not likely to definite. Definite means होगा ही होगा। This is referred to as a chance rating. So इसे रेफर किया जाता है chance rating, to as chances rating. Okay, the sum of the first two score is again multiplied by the effects score. तो पहले जो स्कोर है उसको फिर दोबारा effects score से मल्टीप्लाई किया जाता है। The dash then measures the probability of an accident ranging from not likely to definite. ठीक है, सो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो है, इसका नाम क्या है, बेसिकली इसको बोलते हैं चांसेस रेटिंग। So I'll write this answer here, 33. I hope this is visible. आपको अगर ये visible है, yes it is visible. CHANCES, chances, RATING. Okay, so ये visible है आपको. So answer is chances rating for 33. Why it is chances rating? Because they have said कि it is referred as, this is referred to as the chances rating. इसको chances rating बोला जाता है। Okay, the results are then dashed by each other and then again by the degree of seriousness of the accident. So answer of 35, 34 तो हो गया, 35 is multiplied. Why multiplied? Because it is written the score then multiplied by the likelihood of the hazards. ये भी इंपॉर्टेंट है, विल अंडरलाइन दिस, देन मल्टीप्लाइड बाय द लाइक्लीहुड ऑफ द हैजर्ड्स। तो इसको फिर दोबारा मल्टीप्लाई किया जाता है, मल्टीप्लाइड बाय द इफेक्ट स्कोर, अगेन मल्टीप्लाइड बाय द इफेक्ट स्कोर। इसलिए इसको पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, द रिजल्ट्स आर देन मल्टीप्लाइड बाय ईच अदर एंड देन अगेन बाय द डिग्रीज ऑफ सीरियसनेस, इफेक्ट कितना है उसका, मतलब उसकी सीरियसनेस ऑफ द एक्सीडेंट, मल्टीप्लाइड बाय द लाइक्लीहुड ऑफ हैजर्ड्स। वो कितना रिस्की है, उसमें कितना हो सकता है रिस्क, उसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। द हाईएस्ट स्कोर इज गिवन व्हेन मोर देन वन पर्सन इज किल्ड, दिस इज रेटेड एज ए डैश। दिस कैन बी रेटेड फ्रॉम 1, रिक्वायर्स माइनर फर्स्ट एड, तो अगर 1 है तो बहुत छोटी सी फर्स्ट एड की जरूरत है, राइट अप टू द मल्टीपल डेथ्स, मल्टीपल डेथ्स मीन्स कई डेथ्स हो सकती हैं, classed as disaster, so it is rated as skilled when more than one person is killed, मतलब काफ़ी सारी डेथ्स होती हैं तो वो डिजास्टर होता है। so 36 visible, D what's the spelling, disaster, DISASTER, make sure you write it correct.
ओके, दिस इज कॉल्ड डिजास्टर, मल्टीपल डेथ्स। ऑल थ्री स्कोर्स देन गिव द फाइनल रिस्क असेसमेंट रिजल्ट। ठीक है, तो इस इन तीनों के स्कोर से फाइनल रिस्क असेसमेंट बनता है। जनरली ए रिजल्ट इन एक्सेस ऑफ 100 पॉइंट्स रिक्वायर्स कॉशन, बट ए रिजल्ट ऑफ 200 और मोर इज कॉज्ड ए हाई प्रायोरिटी। अगर 100 पॉइंट्स होते हैं तो ये कॉशन है, मतलब इसके लिए कॉशन मीन्स ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर 200 से ज़्यादा इसका स्कोर चला जाता है तो ये हाई प्रायोरिटी में आ जाता है। तो ये वी कैलकुलेट ए रिजल्ट ऑफ 200 और मोर इज कंसिडर्ड। सो द आंसर ऑफ 37th is high priority. So this is your answer. नेक्स्ट हमारे पास, आई होप ये विजिबल है, नो मोर देन 2 words, स्टेजेस ऑफ हैजर्ड कंट्रोल। अब हैजर्ड कंट्रोल पे आ जाएंगे। द थर्ड स्टेप ऑफ हैजर्ड मैनेजमेंट प्लान इज टू कंट्रोल हैजर्ड। ठीक है, लास्ट स्टेज है इसको कंट्रोल करना है। द स्टेप ऑफ द हैजर्ड मैनेजमेंट प्लान इज टू कंट्रोल हैजर्ड दे हैव बीन आइडेंटिफाइड। सो उसको कंट्रोल करना है जो दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड, जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं। देयर आर 3 stages ऑफ हैजर्ड कंट्रोल, 3 स्टेजेस हैं। द फर्स्ट एम इज टू एलिमिनेट द हैजर्ड। पहली स्टेज है एलिमिनेट करना हैजर्ड को, दैट इज टू गेट रिड ऑफ इट ऑल टुगेदर, मतलब उसको खत्म ही कर दो। दिस कैन बी अचीव्ड बाय रिमूविंग डेब्रीज और अननेसेसरी ऑब्स्टेकल्स फ्रॉम द वर्क प्लेस। ये कैसे हो सकता है, मतलब उसको खत्म ही कर दो। अननेसेसरी जो डेब्रीज है, डेब्रीज क्या होता है, जो मतलब कोई चीज़ टूट गई तो उसके जो अवशेष हैं उसको ख़त्म कर दो, रिमूव कर दो। अननेसेसरी जो दुविधाएं हैं उनको ख़त्म कर दो वर्क प्लेस से। ऑफन हाउएवर दिस इज़ नॉट पॉसिबल, सो द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, हालांकि ये हर बार पॉसिबल नहीं होता एक्चुअली। ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज टू डैश इफ पॉसिबल। सो बेसिकली हमें यहाँ पे आंसर है इज टू एलिमिनेट द हैजर्ड, no more than 2 words. The first step is to dash eliminate hazard if possible. Okay, so we'll write eliminate hazard if possible. तो इसमें क्या वो करते हैं कि उसको डेब्रीज और अननेसेसरी ऑब्स्टेकल्स को वर्क प्लेस से हटा देते हैं, लेकिन ऑफन हाउएवर दिस इज नॉट पॉसिबल, ज़्यादातर ये पॉसिबल नहीं होता। सो द नेक्स्ट स्टेप इज टू आइसोलेट द हैजर्ड। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या है कि हैजर्ड को अलग कर दो, टू स्टोर इट आउट ऑफ द वे। ठीक है, ताकि उसको रास्ते से बाहर स्टोर कर दो। फॉर एग्जाम्पल, ओके, सो सेकेंड स्टेप इज दिस। तो पहला स्टेप जो था उसमें था एलिमिनेट हैजर्ड। आई होप ये विजिबल है आपको। locate the hazard. Okay, second third was locate the it should be relocate the hazard. Example, dash it out of the way. तो second step में क्या था, relocate the hazard to store it out of the way. तो उसको out of the way रास्ते से बाहर उसको स्टोर कर देते थे। फॉर एग्जाम्पल, ए क्लीनिंग कंपनी कैन नॉट कंप्लीट एलिमिनेट हैजर्डस केमिकल्स, बट दे कैन कीप दीज केमिकल्स लॉक्ड अवे अंटिल रिक्वायर्ड। ठीक है, तो वो उसको अलग से, सो क्लीनिंग कंपनी है वो कम्प्लीटली एलिमिनेट तो नहीं कर सकती हैजार्डस केमिकल, सो क्योंकि केमिकल तो यूज़ होंगे ही होंगे, लेकिन वो उसको लॉक कर सकती है जब तक उसको ज़रूरत नहीं है, तो केमिकल अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा। आइसोलेटिंग हैजार्ड इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस विच रिक्वायर्स कंपनीज टू हैव वेरी डेयर एंड एनफोर्स गाइडलाइंस रिगार्डिंग द सेफ स्टोरेज ऑफ द पोटेंशियल हैजार्ड्स प्रोडक्ट्स। तो इसके लिए बहुत कंपनी को काफ़ी प्रॉपर गाइडलाइंस बतानी पड़ती हैं कि ये इसकी स्टोरेज जो है, जो हानिकारक चीज़ है उसको सेपरेटली स्टोर करना है। इफ़ द हजार्ड कैन नॉट बी आइसोलेटेड, ओके, सो ये ऐसा भी हो सकता है कि उसको आइसोलेट ना कर पाएँ, देन द एम मस्ट बी टू मिनिमाइज द रिस्क। अगर ये दोनों ही चीज़ ना कर पाएँ तो लास्ट स्टेप होता है कि जो रिस्क है उसको मिनिमाइज कर दो।
This is achievable through staff training in safe handling techniques and best practices as well as provisions of personal प्रोटेक्शन इक्विपमेंट. ठीक है, इस स्टाफ को ट्रेन करके सेफ प्रैक्टिसेस यूज करके इसको मिनिमाइज किया जा सकता है. डैश हजार्ड बाय वेयरिंग प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड फॉलोइंग सेफ्टी ट्रेनिंग. सो आंसर इज मिनिमाइज. So minimize. I hope it is visible.